पंजाब में आकर आप लोगों से बातचीत करने का मुझे मौका मिला। मैं पंजाब सरकार के खाद्य नागरिक और आपूर्ति विभाग का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों से बातचीत करने के लिए मौका उपलब्ध करवाया है। हमारी माननीय अध्यक्ष जिला आयोग, जिनके कंधों पर 25 लाख के लगभग उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है, बहुत ही प्रभावी ढंग से काम कर रही है और आप लोगों को, जालंधर के लोगों को, उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने की दिशा में क्रियाशील है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज इस बैठक को सफलतापूर्वक आयोजित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। साथियों, उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा केवल एक यात्रा भर नहीं है, ये एक कोशिश है उपभोक्ताओं को जागरूक करने की, उपभोक्ताओं को शिक्षित करने की, उन्हें सशक्त करने की और उन्हें समृद्ध बनाने की। क्योंकि हमारा मानना है कि समृद्ध भारत का, विकसित भारत का जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, हम लोगों ने देखा है, उसे हम तभी पूरा कर सकते हैं जबकि हम देश के प्रत्येक उपभोक्ताओं को समृद्ध बना सकें। हमारी इस यात्रा का यही संदेश है, सारे प्रदेश, पूरा देश समृद्धि का संदेश। अगर प्रत्येक उपभोक्ता समृद्ध होगा तभी ये देश समृद्ध हो सकेगा और इस दिशा में ये उपभोक्ता जागरूकता यात्रा एक छोटा सा प्रयास है। साथियों, 1986 उपभोक्ता संरक्षण कानून बना। हमारे प्रयासों से 2019 में नए सिरे से कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून लाया गया, लेकिन हमें लगता है कि इन कानूनों के जरिए आम उपभोक्ताओं को जो 6 अधिकार दिए गए, सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, क्षतिपूर्ति और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, जिस तरह शक्ति संपन्न बनाया गया, प्रभावी क्रियान्विति के अभाव में, जागरूकता के अभाव में या तमाम तरह की दूसरी जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है, हमें लगता है कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े तबके तक आज भी हम इन कानूनों का पूरी तरह फायदा नहीं पहुंचा सके। विशेष करके जो हमारे दलित हैं, हमारे किसान हैं, गरीब तबके के लोग हैं, ग्रामीण हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, उन तक उपभोक्ता कानूनों का फायदा पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। 1955 शहर से गुड्स एक्ट कहता था कि आप आंख खोलकर सामान खरीदें। एक बार आप सामान खरीद लाए, आपकी जिम्मेदारी है दुकानदार के बच जाता था। लेकिन 1986 के उपभोक्ता संरक्षण कानून ने क्रेता सावधान को विक्रेता सावधान में बदल दिया है। कंज्यूमर आंख मीच के खरीदेगा, बेचने वाले की जिम्मेदारी कि वो आंख खोलकर खरीदे और कोई खराब माल नहीं दे। अगर दिया है तो उसे उसके बदले भुगतान करना होगा, सुनने से मना नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले तक लिखा रहता था बिल पर, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, इसको गैर कानूनी घोषित किया गया है। किसी भी दुकानदार को लिखने का अधिकार नहीं है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, माल खराब है तो बदलना होगा, बार बार बदलना होगा। आप लोगों के यहाँ भी, हिंदुस्तान के बहुत सारे जगह हम देखते हैं सेल लगती है, सेल में बहुत सारा सामान बिकता है, साड़ी, कपड़े, घरेलू सामान हम लोग अक्सर सेल से खरीद के लाते हैं। सेल से जब आप सामान खरीद के लाए और वो खराब आ गया और जब वापस उसकी करने की बात आएगी तो घर में ही ये तय हो जाएगा, ये तो सेल से खरीदा है, वापस नहीं होगा। सेल से खरीदा, ये तो वापस नहीं होगा। तो सेल वाले ने आपको कह के बेचा था मैं खराब सामान बेच रहा हूँ। सेल का मतलब है डिस्काउंटेड प्राइस, तो आपको कम कीमत पे सामान दे रहे हैं सेल के दौरान। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खराब सामान देंगे। सामान चाहे सेल में बिका या बिना सेल में बिका, कंज्यूमर का राइट है कि उसकी बात को सुना जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हम मन में तय कर लेते हैं, शिकायत करने के लिए आगे नहीं आते और यही हमारी शोषण का सबसे बड़ा कारण है। और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो कंज्यूमर को एक्ट ने आपको दिया है, हिंदुस्तान के हर उपभोक्ता को दिया है, वो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। मैडम हमारी बीच बैठी हैं, अगर कोई सामान आपने लिया, कोई सेवा आपने ली और उससे किसी तरह की गड़बड़ी हो गई तो जितना नुकसान हुआ है वो पूरा पैसा आप उसके दुकानदार से, उसके निर्माता से वसूल करने के हकदार हैं। अभी यहाँ मिठाई डिस्ट्रीब्यूट हुई है, खाने पीने का कुछ सामान डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हम घर के बच्चों के लिए मिठाई लेके जा रहे हैं। अगर ये मिठाई खराब आ गई और बच्चे बीमार हो गए तो न केवल मिठाई का पैसा बल्कि उनके इलाज का पैसा और उनसे जो पूरा नुकसान हुआ मिठाई की दुकान वाले से वसूल किया जा सकता है। हमारे किसान भाई
तो पंजाब की जब मैं बात करता हूँ तो खेती का अग्रणी प्रदेश है। खाद खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, कीटनाशक खरीदते हैं, और अगर वो खराब आ गया तो पूरी फसल चौपट हो जाती है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो उस खाद वाले से, उस बीज वाले से, उस कीटनाशक वाले से पूरी फसल का पैसा वसूल कर सकते हैं अगर उनका नुकसान इसकी वजह से हुआ। किसी भी सेवा के मामले में, बैंक, बीमा, मेडिकल नेग्लिजेंस, तमाम मामलों में अगर किसी तरह की गड़बड़ी आपके साथ हुई है तो आप उसके बदले क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। और ये क्षतिपूर्ति आपको आसानी से प्राप्त हो, इसके लिए हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन बनाए गए। और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में वकील करना जरूरी नहीं है, आप खुद अपना परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी प्रतिनिधि के जरिए पेश कर सकते हैं। स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के कुछ प्रतिनिधि बैठे हैं, इनको भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में राइट है कि वो आपके लिए कमीशन में मामला पेश कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी शिकायत है, जो सामान्य तौर पर हम मानते हैं कि आप उपभोक्ता की शिकायत जनरली 5 लाख रुपए तक की होगी, उनको कोई कोर्ट फीस भी नहीं देनी है, उनके लिए कोई कोर्ट फीस भी नहीं है, फ्री है, आपको सिर्फ परिवाद पेश करना है। लेकिन उसके बावजूद स्थिति क्या है कि आज भी देश का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो 10,000 लोग में से केवल एक आदमी कंज्यूमर कमीशन के पास जा रहा है। जबकि मेरी गारंटी है, मैं अभी ले रहा हूँ गारंटी, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम जो इधर बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके बाजार में गड़बड़ी नहीं हुई हो, जिसे ठगा नहीं गया हो, जिसका शोषण नहीं हुआ हो, जिसको बात या सेवा में कोई गड़बड़ी नहीं की गई हो। लेकिन हम घर बैठ जाते हैं सोच करके कौन जाएगा, क्या कार्रवाई होगी, ज़्यादा लीगल प्रोसीजर में आपको फंसना नहीं पड़े, ये भी प्रावधान किया गया है कि कम समय में इन आयोगों के जरिए न्याय उपलब्ध हो सके। तो ये जो महत्वपूर्ण अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार हमें प्राप्त है, 2019 के कानून में हमने इसको और अमेंडमेंट करके प्रोडक्ट लायबिलिटी को एक चैप्टर के रूप में शामिल किया है। पहले ये होता था, मैंने बिस्किट खरीदा, 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट है, और 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट खराब आ गया और मुझे उससे शिकायत हुई, मैंने कंज्यूमर कमीशन में कार्रवाई की, तो कहेंगे आपको 10 रुपये तो बिस्किट के दे देंगे, आपको जो नुकसान है वो दे देंगे, 2-4 हज़ार रुपये आपका मुआवजा दे देंगे जो आपको परिवार खर्च हुआ है। तो कंपनी में बहुत फर्क नहीं पड़ता था। अब ये स्थिति कर दी गई है कि उसके टोटल प्रोडक्शन के ऊपर पेनल्टी लग सकती है, 25% कम से कम का प्रावधान प्रोडक्ट लायबिलिटी के प्रावधान में किया गया है। तो कितने बिस्किट बना, माचिस की डिब्बी हम लेके आ रहे हैं, इसमें 50 सीख होनी चाहिए, आप इसे कितने लोग गिनते हैं कि इसमें 50 सीख है या नहीं? अगर उसमें 45 सीख है तो आप सोचिए उसमें 5-5 सीख से कितना पैसा आपके साथ धोखाधड़ी की है। माचिस की सीख को अगर उसने 1 mm कम कर दिया तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि कितनी धोखाधड़ी आपके साथ हुई होगी। धागे की गट्टी हम खरीद के लाते हैं, उसे 900 मीटर या 1000 मीटर जो उस पर लिखा है, कभी हम नापते नहीं है, वो उसे कितने कम उसके अंदर दे रहे हैं। नापतोल से जुड़े सारे प्रावधान हैं, उनसे जुड़ा हुआ नुकसान हो सकता है। पहले हम देखते थे, डंडी मारते थे, चुंबक लगाते थे, रबड़ फंसा लेते थे, छोटे तरीके से गड़बड़ होते थे। आजकल आपके साथ नापतोल में गड़बड़ी का तरीका क्या है? सबसे ज़्यादा हमने पंजाब में केस पकड़े, गुड़गांव में केस पकड़े, इलेक्ट्रिक चिप लगा करके रिमोट से पेट्रोल पंप पे 200 मीटर दूर से बंद कर देते हैं आपका पेट्रोल। टेक्नोलॉजी जो आई है, उस टेक्नोलॉजी के जरिए जो हमारा शोषण बढ़ा है, क्या उपभोक्ता उसके लिए जागरूक है? आज हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, सब लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, और जो नए मोबाइल फ़ोन आए हैं उसमें तो उन्होंने उसको ऑफ करने का बटन ही ख़त्म कर दिया। अब जो नए वाले मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं उनको बंद भी नहीं कर सकते। ये फ़ोन 24 घंटे चालू रहते हैं, बैटरी ख़त्म हो जाए तो बात अलग। और ये 24 घंटे न केवल चालू रहते हैं बल्कि आपकी बात को सुनते हैं। 24 घंटे चालू रखने का उद्देश्य भी ये कि वो 24 घंटे आपकी बात को सुनते हैं। आप देखिए, जो आप बात करेंगे थोड़ी देर बाद उससे जुड़े विज्ञापन आपके मोबाइल पे दिखने लगेंगे, क्योंकि वो न केवल सुनते हैं बल्कि उसको ट्रांसमिट करते हैं, वापस दूसरी जगह भेजते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको वही चीज़ें दिखाई जाती है। और दिखाने के बाद जो प्रक्रिया आ गई है आपके चयन के अधिकार को बाधित कर रहे हैं, वो आपकी सोच को बदल देते हैं। अलग अलग विज्ञापन दिखा करके आप खरीदना क्या चाहते थे, बाजार से खरीद क्या चाहते हैं। भ्रामक विज्ञापनों के जरिए आपका शोषण हो रहा है। ई मार्केटिंग की आज दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है। जितने इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए आप ऑर्डर करते हैं, मोबाइल के जरिए ऑर्डर करते हैं, वो सिर्फ वो चीज़ दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं दिखाते जो आप देखना चाहते हैं।
उन्होंने बाधित किया। डार्क पैटर्न की भारत सरकार ने पहचान की। ऐसे 12 डार्क पैटर्न को हमने घोषित तौर पर रोक लगाने के लिए कहा है कि जो इन प्लेटफॉर्म के जरिए आपको गुमराह करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम उनके बारे में अवगत नहीं है। हवाई जहाज का टिकट बुक करा रहे हैं, पता लग रहा है कि जो फ्री वाली सीट है वो तो आखिरी वाली बीच की एक सीट बची है। 29 सीट हवाई जहाज में 29, 30, 32, 40 है, तो आखिरी वाली एक सीट बीच में खाली दिखा रहे हैं। आपको मिसगाइड करते हैं ताकि आप उस सीट के लिए एडिशनल पैसा दो। आप उसके जरिए कोई टिकट खरीद रहे हैं, बीमे का केवल एक ऑप्शन देते हैं, और वो ऑप्शन कौन सा होगा? जिसमें उनका कमीशन सबसे ज़्यादा है और आपके चयन के अधिकार को उन्होंने बाधित किया। आपने किसी चैनल से टिकट बुक कराया तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं इंश्योरेंस लेने का। उन्होंने कहा कोई ये इंश्योरेंस लेना है, और वो इंश्योरेंस वो है जिसमें बेनिफिट सबसे कम और कमीशन एजेंसी का सबसे ज़्यादा। लेकिन क्या हम इन सब चीज़ों के लिए जागरूक हो रहे हैं? आज सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पहले हम अखबार में विज्ञापन के जरिए काम करते थे, टेलीविजन में विज्ञापन के जरिए काम करते हैं। आज सबसे ज़्यादा प्रभावित हमको सोशल मीडिया के एडवर्टाइजमेंट के जरिए कर रहे हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड, सबसे ज़्यादा खराब गलत विज्ञापन दिखाए जाते हैं, झूठी सूचनाएं दी जाती हैं। भारत सरकार ने गाइडलाइन निकाली, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइन लगाई। ये जो रेटिंग दिखाई जाती है, हम उसको देखते हैं कि गुड रेटिंग, 500 लोगों ने अच्छा लिखा, 200 लोगों ने बढ़िया बताया, वो फॉल्स हो सकती है। उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। ये सब बातें हमें समझनी होगी। डिजिटल ऑर्डर अगर आप दे रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग का ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये देखना होगा कि हमने कंपलसरी किया है कि उस प्लेटफॉर्म पर एक एड्रेस भी प्रिंट हो, ताकि अगर ऑनलाइन आप उसको नहीं पकड़ सकते तो उसका एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए जहां हम कानूनी कार्रवाई कर सकें। इस बात का हमने प्रावधान किया है कि कोई भी माल खराब है तो डिलीवरी वापस करने में उनको कितने दिन में पैसा लौटाना होगा, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उनका फायदा नहीं उठा पा रहे। मार्केट किधर जा रहा है सोचना होगा। 10 मिनट में डिलीवरी। आज आप देखिए 10 मिनट में खाना आपके पास आ रहा है, कि वहां से आपका ऑर्डर कर रहे हैं, 10 मिनट में खाना आ रहा है। मैं ये पूछना चाहूँगा, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं यहाँ बैठी हुई है, आज तो महिला दिवस है, बहुत बहुत मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। अभी शाहीन योजना की BIS की बात हुई कि वो महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि मैं अगर घर में हूँ और मेरी माता जी से, मेरी पत्नी से या मेरी बहन से कह रहा हूँ कि खाना बना के खिला दो मुझे गरम गरम थोड़ा सा, कितने मिनट में बना देगी? आपको क्या लगता है कितने मिनट में खाना आ जाएगा मेरे पास कहने के बाद? घर में सारा सामान है, सब रसोई मौजूद है, तो कितनी देर में खाना लगेगा ही? आधा घंटा तो कम से कम लगेगा ही। आधा घंटा लगेगा, और बाजार से 10 मिनट में आ रहा है। बाजार से खाना 10 मिनट में आ रहा है, घर में जब सब सामान मौजूद है, बनाने वाला मौजूद है, तो आधा घंटा लग रहा है। तो आपको लगता है 10 मिनट में खाना आ सकता है? वो पहले बना होता है ना 10 मिनट तो उसको लाने में लगेंगे ना। अब वो पहले बना होता है, जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय ने कहा कि वो पहले बना होता है, तो पहले बना हुआ खाना नेचुरली वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है वो सोचिए आप। कितने प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ते हैं कि पहले का बना हुआ खाना आपके पास जाने से खराब नहीं हो, और प्रिजर्वेटिव्स कितने घातक हैं। तो इस नई शौक में, इस देखा देखी में, थोड़ा होली में हम खाना मंगा रहे हैं या जहर मंगा रहे हैं, हमें तय करना हो। हाइजीन क्वेश्चन, कोई भी सुविधा कहीं हमारे लिए परेशानी का सबब तो नहीं बन रही, इसके लिए कंज्यूमर को अवेयर होना पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जो डिजिटल हमारा डाटा प्रोटेक्शन है, आप देखिए कितने फ्रॉड डिजिटल हो रहे हैं, हमारी बैंक की इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, हमारी डाटा सुरक्षा आज हमारे लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है। कितने कंज्यूमर इस बात के लिए अवेयर हैं? कितने लोगों को पता है कि डिजिटल सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान करने होंगे? हमारी नई जिम्मेदारी है, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। और अगर इन सब का वायलेशन हुआ है, गड़बड़ी हुई है, नुकसान हुआ है, तो आप क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसका प्रावधान है। और छठा अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार, जिसके लिए हम सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं। सरकार जागो ग्राहक जागो जैसे कार्यक्रम चला रही है, लेकिन जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे तब तक उनका फायदा मिलने वाला नहीं है। अभी भारतीय मानक ब्यूरो वालों ने आपको कुछ जानकारी दी हॉलमार्क के बारे में आपको बताया। अब सोना कितना कीमती आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अगर सोने में गड़बड़ी होगी तो कितना नुकसान कंज्यूमर का होता है। और सोना भी कुछ लोग कहते हैं लग्जरी है, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की कल्चर में मजबूरी है। बेटी की शादी है तो सोना देना ही पड़ेगा, वो लग्जरी नहीं है, परंपराएं हमारी निभानी पड़ेगी।
तो 25 साल पहले हॉलमार्क की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। मैंने सबसे पहले जयपुर शहर की 15 दुकानों से सोना खरीदा, 22 कैरेट प्योरिटी का सोना खरीदा, 42 का मिलकर चेक करने के लिए कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। नामी दुकानें जौहरी बाजार और MI रोड, 15 के 15 सैंपल फेल हो गई, एक भी 22 कैरेट का नहीं मिला। तब हमने इसको पूरे देश में सर्वे किया, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, 7 बड़े शहरों में हमने सर्वे किया। 83% सैंपल फेल हो गए, यानी वो प्योरिटी के नहीं थे जो कह के बेची जा रही थी। उसके बाद हमने हॉलमार्क स्कीम लॉन्च की, BIS के साथ मिलकर हॉलमार्क स्कीम लॉन्च की। जब भारत सरकार ने पहली कमेटी हॉलमार्क के लिए बनाई, उसका भी मैं सदस्य था। हॉलमार्क स्कीम आ गई, लेकिन हम उसे कंपलसरी नहीं करवा पाए, क्योंकि ज्वेलर्स एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग है कि जब भी सरकार उसको कंपलसरी करने की सोचती, कोई ना कोई प्रेशर आ जाता। 23 साल बाद जाकर उस मीटिंग में भी मैं था, जब हमने बहुत लड़कर ज्वेलर्स के साथ इस तरह कामयाबी हासिल की कि वो जरूरी हो पाए। तो यह सवाल ये है कि जो लोग हमारा शोषण करते हैं वो संगठित हैं, उनकी आवाज में दम है, उनके पास पैसा है, संसाधन है, उनकी 20-20 मंजिल की दिल्ली और बंबई में बिल्डिंग है जहाँ बैठ के वो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर हम कंज्यूमर हैं, संगठित नहीं है, हमारी आवाज एक नहीं है। जो 10, 20, 15, 2-5 संगठन बैठे हैं, वो भी आपस में मतभेद करते हैं कि मीटिंग में मुझको बुला लिया, तुझको नहीं बुला लिया, तेरे को बुला लिया, मुझको नहीं बुला लिया, उसके लड़ते हैं, बजाय इस बात की कोशिश करने की हम कैसे यूनाइट होके हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं की आवाज बन सके। हमें इकट्ठा होना होगा। आज जो कानून आ रहे हैं, नए कानून, इतना रिलैक्सेशन हो रहा है व्यापारियों के हित में कि उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी हो रही है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सरकार की सोच ऐसी रही है, वो निश्चित रूप से व्यापार को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अगर हमारी आवाज होगी, अगर हम अपने हकों को बेहतर ढंग से रख पाएंगे, तो दोनों पक्षों पर बराबरी के साथ विचार हो सकेगा। अभी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में बहुत सारे संशोधन जन विश्वास कानून के जरिए हो रहे हैं, उनमें बहुत सारों में सजाएं हटा दी गई है, केवल पेनल्टी के प्रावधान में। ऐसा ही हुआ अभी जो हमारी खाद्य सुरक्षा कानून जब बदले, बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ पेनल्टी का प्रावधान कर दिया, सजा हटा दी गई। तो क्या कंज्यूमर उस लेवल पर तैयार है? क्या उसको पता है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। नापतोल कानून में पिछले दिनों एक संशोधन हुआ। पहले हमारे यहाँ पैकेज में फिक्स आइटम आता था कि ये आधा किलो का पैकेट बनेगा, 400 ग्राम का बनेगा, 1 किलो का बनेगा। तो एक स्टैंडर्ड वेट फिक्स था बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो हम बाजार से कोई भी सामान लेने जाते थे, तेल का हम ले रहे हैं कि 1 लीटर का होगा, आधा लीटर का होगा, 1 किलो होगा या पाव भर होगा। उस कानून को रिलैक्स कर दिया गया, उसमें छूट दे दी गई कि आप कोई सा भी पैकिंग कर सकते हो। स्टैंडर्ड पैक को खत्म कर दिया गया, अब कंज्यूमर के लिए ओपन कर दिया गया। और उनका तर्क था कि कंज्यूमर ये चाहता है कि 1 किलो ही क्यों खरीदो, मुझे तो कम खरीदना है। तो ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट की बात बता के भी पेश की जा सकती है कि हमें फिक्स स्टैंडर्ड ही क्या, उसका नुकसान क्या हुआ। अब आप लोग जब तेल खरीदने जाते हैं तो आपको लग रहा है कि कीमत नहीं बढ़ी है, लेकिन उस तेल की साइज कभी आप देखते हैं, आप कह रहे हो मैं 1 किलो का 1 लीटर तेल लिया है, स्थिति हुई पहले 960 हुआ, 940 हुआ, आज 780 मिलीलीटर की पैकिंग आ रही है और हम 1 लीटर समझ के उसको खरीद के ला रहे हैं। बिस्कुट का पैकेट है 5 रुपए से 5 रुपए ही है, लेकिन धीरे धीरे घटाते घटाते उसकी क्वांटिटी आधी कर रहा है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड वजन लागू नहीं है कि आपको इतना ही पैकेट बनाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप बदलिए नियम, लेकिन कंज्यूमर को पता होना चाहिए, कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि बाजार में क्या ट्रेंड आ रहा है। कोई भी खाने का सामान बन रहा था, पहले उसमें लिखा जाता था वेजिटेबल ऑयल, हमने क्लियर किया इतने वेजिटेबल ऑयल तरह तरह का बताएं, तो उसमें लिखा हुआ आने लगा पाम ऑयल, फलाना ऑयल। तो जितने बड़े ऐसे बड़े ब्रांड नमकीन के आप देखिए सब पाम ऑयल काम में ले रहे हैं। तो आप में से कितने लोग पढ़ रहे हैं उसको, जो सूचना हमने डलवाई उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और क्या आप खरीदते समय इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं? मेरे जयपुर शहर का एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ। हमने शमशान घाट पर एक सर्वे किया, 17 शमशानों पर जाके हमने देखा जब भी कोई हिंदू की डेथ होती है उसे जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, और उस समय परिवार के लोग चाहते हैं कि कुछ देशी घी उसके अंदर काम में दिया जाए। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जिसकी जैसी कैपेसिटी को एक पीपा भी डाल देता है। हमने सर्वे किया तो 17 जो शमशान थे उनके आसपास से हमने वो पैकेट जो यूज किए जाते हैं वहाँ पड़े रहते हैं, उनको हमने इकट्ठा किया और उन पर स्टडी करवाई और उनके आसपास बिकने वाली बाहर की दुकानों पर स्टडी करवाई। तो पता लगा कि कृष्ण जी की फोटो है, मक्खन खाते हुए, पैसे भी देशी घी के ले रहे हैं,
500-600 रुपये पर लीटर, लेकिन कोने पे बारीक अक्षर में लिखा है पाम ऑयल। यानी देशी घी के हमने पैसे दिए, लेकिन मम्मी पापा को हम तेल में फूका है। अभी कितना सेंटीमेंट का सवाल जुड़ा होगा, लेकिन कमी किसकी है? हम इसलिए कार्रवाई नहीं कर सकते कि दुकानदार कह रहा है मैं तो पाम ऑयल नहीं कह के बेचा, इसमें लिखा है पाम ऑयल। अभी इन दिनों एक नया ट्रेंड चला पूजा का घी। आप किसी मंदिर के आसपास जाएंगे देखेंगे कि पूजा का घी। पूजा का घी हम लोग जैसे जो विश्वासी लोग हैं वो क्या सोचेंगे, ज़्यादा पवित्र होगा, ये तो पूजा के लिए, तो खाने से भी ज़्यादा पवित्र होगा, और फिर 100% नकली घी है। और हम इसलिए उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो खाने का घी नहीं है, उस पर फूड के रूल्स लागू ही नहीं होते। उसने उसको खाने का घी बताया नहीं, देशी घी उस पर लिखा है नहीं, पूजा का घी लिखा है। पूजा का घी का कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई नाम नहीं है, फूड एक्ट के अंदर वो कवर नहीं होता, वो जैसा है बस बेच रहे हैं। कमी कहाँ है? हमारी जागरूकता की कमी, कभी बातों को नहीं समझ रहे। तो उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा इस बात की कोशिश है कि जो अधिकार आपको मिले हैं, एक छोटा सा दोबारा मैं बात करूंगा मेडिकल नेग्लिजेंस। कल मेरी प्रेसिडेंट महोदय से बात होती है, उनका हमारे मेडिकल नेग्लिजेंस के केस बहुत आते हैं। डॉक्टर इलाज में लापरवाही करते हैं, हमारे सामने मामला आता है, एक टांग का ऑपरेशन करना था, दूसरी का कर दिया। नेग्लिजेंस ऐसी है कि कैंची पेट में छोड़ दी। लेकिन अब डॉक्टर्स का प्रेशर है कि मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस को कंज्यूमर के दायरे से निकाल दिया जाए। 11 तारीख को उसको लेकर एक बड़ी मीटिंग हो रही है भारत सरकार। अगर हम संगठित नहीं है, अगर कंज्यूमर की आवाज़ नहीं होगी, अगर हम सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे, तो हमारी बड़ी चुनौती है कि इस तरह के प्रावधान आते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो हमें एक होने की जरूरत है, हमारी आवाज़ को बुलंद करने की जरूरत है। भारत सरकार ने कंज्यूमर हेल्पलाइन चला रखी है। अभी हमने एक कॉम्प्लेक्ट दिया है, आपको बताया नहीं बता, मुझे नहीं पता, 1915 24 ये 8 सुबह 8 से शाम को 8 बजे 7 दिन चालू है। आप 1915 पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर आप कंज्यूमर कमीशन में नहीं जाना चाहते तो भी आपको व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आप रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रचार किए जाने की जरूरत है, लोगों को समझाए जाने की जरूरत है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर चीज़ कवर होती है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। हम जो काम में लेते हैं बशर्ते वो कमर्शियल नहीं हो। तो मैं अगर एक एक विषय पे बोलूँगा बहुत लंबा हो जाएगा, समय वैसे ही 1 घंटे ने गुजर दिया, मैं बहुत लंबा बात कर नहीं सकता, अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतने ढंग से मुझे इतनी देर तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश कीजिए कि विभिन्न स्रोत से इन कानूनों के बारे में आप जानें, आम उपभोक्ता को न्याय दिलाने का एक माध्यम बने। और अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसमें आपको लगता है कि सरकारी स्तर पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में परिवर्तन आ रहा है, संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आपके जो भी सुझाव है आप मेरे सामने रख सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसको इस यात्रा के एजेंडे में और हमारी रिपोर्ट में शामिल कर सकें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।